हेलो दोस्तों, आज है 7 मार्च 2026 दिन शनिवार का, हिंदी तिथि चैत्र कृष्ण चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। किसान भाइयों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माताओं और बहनों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी काम की बड़ी खबरों का वीडियो हर रोज आपके मोबाइल पर मिलता रहेगा। शुरुआत में सबसे पहले चौंका देने वाली और अलर्ट करने वाली खबरों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए, वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 की एक रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि मोटापा साइलेंट महामारी बनता जा रहा है। अगर आप भी दोस्तों ये मानते हैं ना कि दुनिया में बच्चों की सबसे बड़ी समस्या कुपोषण या कम वजन है, तो अब तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है। अभी हाल ही में आपको पता होगा, वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 की एक रिपोर्ट आई है और इसके मुताबिक साल 2025 से 2027 के बीच दुनिया में कम वजन वाले बच्चों से ज्यादा संख्या मोटापे के शिकार बच्चों की हो जाएगी। यानी अगर बात करें ना दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार, तो भारत अब बच्चों में मोटापे के मामले में चीन के बाद दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है और यहाँ बचपन का मोटापा अब एक साइलेंट महामारी बनता जा रहा है। बच्चों में लीवर डैमेज और कैंसर के लक्षणों का खतरा भी बढ़ रहा है। माता पिता अक्सर गोल मटोल बच्चों को स्वस्थ मान लेते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक यही मोटापा बच्चों के शरीर में धीरे धीरे बढ़ने वाली गंभीर बीमारियों की नींव भी डाल रहा है। और भारत में मोटापा बढ़ने की खास वजह भी आप देखिए, 11 से 17 साल के बच्चे जो है वो 74% बच्चे जरूरी शारीरिक गतिविधियां नहीं करते हैं। केवल 35.5% बच्चों को स्कूल में भोजन मिल रहा है। माताओं में मोटापे से भी बच्चों में जोखिम बढ़ रहा है। 3 में से सिर्फ एक बच्चा बिना हांपे ही दौड़ पाता है। वहीं स्कूलों में ओवरऑल फिटनेस भी 86% तक दर्ज की गई है। तो ये भी एक स्वास्थ्य को लेकर बहुत बड़ा चिंताजनक विषय है। छोटे छोटे बच्चों में मोटापा फैल रहा है। और इधर आप देखिए, चैट जीपीटी हेल्थ से 52% आपात केस में गलत सलाह मिली है। शोध में दावा किया गया कि इमरजेंसी को पहचानने में एआई चूक रहा है। नेचर मेडिसिन में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। एआई का मेडिकल क्षेत्र में दखल बढ़ रहा है, लेकिन अभी हालिया जो रिपोर्ट आई है ना दोस्तों, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नेचर मेडिसिन में छपी एक स्टडी के अनुसार ओपन एआई का ये नया फीचर चैट जीपीटी हेल्थ जो है ना, वो मेडिकल इमरजेंसी को पहचानने में भी गंभीर चूक रहा है। शोध के अनुसार जिन मामलों में तुरंत अस्पताल जाना जीवन बचाने के लिए अनिवार्य था, उनमें से 51.6% बार एआई ने मरीज को घर पर ही रहने या फिर सामान्य अपॉइंटमेंट लेने की सलाह दी। वहीं विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि लापरवाही किसी के जान जाने की वजह भी बन सकती है। तो अभी एआई शुरुआती लेवल में है, तो आगे काफी कुछ और विकास करना पड़ेगा। और इधर आप देखिए, सिर्फ खराब लाइफस्टाइल से ही नहीं, जानलेवा कैंसर का खतरा कुछ और वजहों से भी होता है। अब वैज्ञानिकों की टीम ने कैंसर के खतरों को लेकर अध्ययन में एक बड़ा खुलासा किया है। चीन के वैज्ञानिकों की एक टीम ने बताया कि जो लोग अकेलेपन के शिकार है ना, जिनका सोशल कनेक्शन यानी लोगों से मिलना जुलना कम होता है, ऐसे लोगों में भी समय के साथ कैंसर होने का खतरा अधिक हो सकता है। और पुरुषों की तुलना में महिलाओं में यह खतरा ज्यादा देखा जा रहा है। विशेषज्ञों ने कहा कि अकेलेपन और कैंसर को कनेक्शन से 95% से अधिक लोग अनजान है। कैंसर के खतरों को लेकर भी एक और बड़ा खुलासा हुआ। और इधर सावधान रहने की एक और खबर आ रही है। आमतौर पर सब्जियां हमारे खाने के लिए, सेहत के लिए अच्छी मानी जाती हैं, लेकिन अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है दोस्तों, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बेंगलुरु और उसके आसपास के लोकल बाजारों से ली गई 72 सब्जियों के सैंपल में से 19 सब्जियों में लेड नाम की जहरीली धातु पाई गई है, जो कि सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक होती है। जिन 19 सब्जियों में लेड तय सीमा से ज्यादा पाया गया ना, उनमें सबसे ज्यादा लेड बैंगन में मिला और इसके बाद लौकी जैसी सब्जियों में भी लेड की मात्रा ज्यादा पाई गई। वैसे आपको बताएं, लेड इंसानों के लिए एक बेहद जहरीली धातु होती है और WHO के मुताबिक साल 2021 में दुनिया भर में 15 लाख से ज्यादा मौतों की एक बड़ी वजह लेड के संपर्क में आना रहा। ज्यादातर मामलों में इससे दिल से जुड़ी बीमारियां हुई। छोटे बच्चे भी इस लेड के असर से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। यानी ज्यादा मात्रा में अगर ये लेड हमारे शरीर में जाता ना, तो बच्चों का नर्वस सिस्टम खराब हो सकता है, समझने की क्षमता भी कम हो सकती है। और इधर आप देखिए, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक चौंका देने वाली, अलर्ट करने वाली बड़ी खबर आई है। ग्वालियर में पिला दिया मरी हुई छिपकली वाला पानी। पीएम आवास की एक पानी की टंकी में 5 छिपकलियां मिली हैं। 1300 परिवार दहशत में आ गए और जांच के आदेश दिए गए। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से अभी हाल ही में कई लोगों की जानें चली गई थी, लेकिन इसी बीच ग्वालियर में भी पीने के पानी में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। मानपुर क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हुए फ्लैटों की पानी की टंकी में मरी हुई 5 छिपकलियां मिली। टंकी से करीब 1300 फ्लैटों में रहने वाले 5000 लोगों को पानी की सप्लाई की जाती है और इस तरह की खबरें जानने के बाद वहां रहने वाले लोग भड़क गए। फिलहाल प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। और इधर उत्तर प्रदेश में मिलावटी तेल बिक रहा था। 38 कंपनियों को नोटिस जारी किया गया है। 6 करोड़ रुपए का सरसों का तेल भी जब्त किया गया और इसे खाने से दिल की बीमारी हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है। रंग और झाग के लिए केमिकल मिलाकर बनाया जा रहा था और बेचा जा रहा था। सरसों के तेल में घटिया तेल मिलाकर उसे शुद्ध सरसों का तेल नाम दिया जा रहा था। अच्छा, इसके अलावा देखिए, एक बड़ी चौंका देने वाली खबर है। लुधियाना में एक साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया और अज्ञात ठगों ने शहर के अलग अलग एटीएम में टेक्नोलॉजी खामी का फायदा उठाकर करीब 1 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी कर ली। 119 एटीएम को पागल बना दिया गया। एसबीआई को साल 2020 से 2021 के बीच कई एटीएम ट्रांजैक्शनों में गड़बड़ी का पता चला। दरअसल ये जो लोग है ना दोस्तों, वो एटीएम मशीनों
मशीनों से छेड़छाड़ करके बैंक को लगभग 1 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा दिया। बैंक को इस ठगी का पता चला। जांच में सामने आया कि ये जो बदमाशी करने वाले लोग है ना, वो एटीएम से पैसा निकालते समय मशीन में तकनीकी छेड़छाड़ कर देते थे और इससे होता क्या था कि सिस्टम ट्रांजैक्शन को फेल दिखा देता था, जबकि केस पहले ही बाहर निकल चुका होता था और इसके बाद फिर बैंक का सिस्टम उस ट्रांजैक्शन की रकम अपने आप खाते में वापस डाल देता था। और इस तरह से आरोपी क्या करते थे, पैसे भी एटीएम से निकाल कर ले चले जाते थे और खाते में वापस पैसा भी आ जाता था। तो इस तरह का ठगी का जाल चल रहा था और 1 करोड़ रुपए की ठगी होने के बाद एसबीआई बैंक को पता चला। और इधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ व्हाट्सएप चैट से तलाक नहीं हो सकता, पत्नी पर क्रूरता के आरोप साबित करने होंगे। फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया गया। इधर राजस्थान के भीलवाड़ा से एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने आ रही है। सर्विस रिवॉल्वर से खुद के हाथ से गोली चल गई और एक एएसआई की जान चली गई। 44 साल की इनकी उम्र है। कुछ ही दिन पहले इनका हेड कांस्टेबल से एएसआई के पद पर प्रमोशन हुआ था। प्रारंभिक जांच में एक्सीडेंट की घटना सामने आई है। ड्यूटी से घर लौटकर वो सर्विस रिवॉल्वर को अनलोड कर रहे थे और गोली चल गई और उन्हीं के सीने में लग गई। मौके पर ही जान चली गई। और 2 दिन दुर्लभ खगोलीय नजारा भी दिखाई देने वाला है। सूर्यास्त के बाद शुक्र, शनि और नेपच्यून एक ही जगह नजर आएंगे। शनिवार और रविवार की शाम आकाश में दुर्लभ खगोलीय नजारा दिखाई देगा। यानी इन 2 दिनों में शुक्र, शनि और नेपच्यून ग्रह पश्चिमी क्षितिज के पास एक ही क्षेत्र में नजर आएंगे और इसे भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में देखा जा सकेगा। अच्छा, इसके अलावा उत्तर प्रदेश लखनऊ से एक बड़ी चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है। लखनऊ में केजीएमयू के डॉक्टरों ने एक बेहद गंभीर समस्या से जूझ रहे एक 25 साल की युवती को बड़ी राहत दी है। महिला कई महीनों से पेट दर्द और यूरिन पास करने में कठिनाई की समस्या से जूझ रही थी और महिला के समस्या भी बेहद क्रिटिकल पाई गई। यूट्रस में लगा कॉपर टी यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच गया। ये एक बहुत ही रेयर घटना है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये हुआ कैसे, अब ये जांच का विषय है। और जांच रिपोर्ट में युवती की किडनी और लीवर समेत कई ऑर्गन पर असर दिख रहा था। डॉक्टरों के मुताबिक मेडिकल साइंस के लिहाज से ये बेहद ही रेयर केस है। आमतौर पर ऐसे मामले देश दुनिया में बहुत ही कम सामने आते हैं। यूट्रस में होने वाले कॉपर टी कैसे यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच गया, ये सवाल डॉक्टरों के सामने चुनौती से कम नहीं है। अच्छा, इसके अलावा बड़ी खबर आप देखिए, रेलवे मंत्रालय ने महिला कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर होने वाले सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकायत दर्ज करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम यानी HRMS ऐप में एक नया फीचर शुरू करने का फैसला लिया है। और ये फीचर माताओं और बहनों के लिए 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से शुरू हो जाएगा और इसके जरिए माताएं बहनें महिला कर्मचारी अपनी शिकायत सीधा ही ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगी, जो संबंधित आंतरिक शिकायत समिति तक तुरंत पहुंच जाएगी। तो रेलवे मंत्रालय ने महिला कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, इसकी शिकायत दर्ज करने के लिए नया सिस्टम लाया है। और इधर आपको बताते हैं, हमारे देश में यूपीएससी सिविल सर्विस 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा के अनुज अग्निहोत्री ने ऑल इंडिया टॉप किया है। 958 कैंडिडेट अलग अलग सर्विसेज के लिए चयनित हुए हैं। सेकंड रैंक आई है राजेश्वरी सुवे, तमिलनाडु मदुरई से हैं। पीएम मोदी ने भी यूपीएससी सीएसई में सफल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी हैं, मेहनत और समर्पण की सराहना की। साथ ही असफल रहे उम्मीदवारों को हौसला देते हुए पीएम मोदी ने आगे के अवसरों का पूरा लाभ उठाने की सलाह दी है। और अब कुछ कामयाबियों की कहानियां भी आप देखिए। मां पढ़कर सुनाती थी और दृष्टि बाधित बेटे ने यूपीएससी में 20वीं रैंक लाकर मेहनत का फल सामने लाया। कुल मिलाकर रविराज की ये कामयाबी दर्शा रही है दोस्तों की दृढ़ निश्चय और निरंतर मेहनत के बल पर किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। अगर आप किसी भी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो उसमें खो जाइएगा। मेहनत, दिल और जी जान से अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं ना, तो शिद्दत से आप उसमें खोकर उसे हासिल कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जोश जुनून रखना पड़ेगा और उस काम में आपको इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। और इधर आप देखिए, 4 बार असफलताएं मिली, फिर भी हार नहीं मानी और बिना कोचिंग एक मजदूर का बेटा IAS बन गया, कलेक्टर बन गया। परिवार को खुशियों के पंख लग गए। उत्तर प्रदेश रायबरेली से खुशखबरी सामने आई। और इधर उत्तर प्रदेश में आप देखिए, परचून की दुकान चलाने वाले की एक बेटी IAS बन गई है। शामली की आस्था जैन की यूपीएससी में 9वीं रैंक आई है और एक चौकीदार के बेटे का भी सिलेक्शन हुआ है। इधर हिमाचल प्रदेश के विकास पवार ने भी यूपीएससी परीक्षा पास कर ली है। पहले ही अटेम्प्ट में सफलता मिली। 22 साल की उम्र है, 159वीं रैंक आई और केबीसी में 50 लाख रुपए जीत चुके हैं। खबरों का सिलसिला थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शनिवार को क्वींस ऑन द व्हील्स को फ्लैग ऑफ करेंगे। देश भर की 25 महिला बाइकर्स भोपाल से खजुराहो की 1400 किलोमीटर लंबी बाइक ट्रेल निकालेंगी। और इधर आप देखिए, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने के विपक्ष के प्रस्ताव पर 9 और 10 मार्च को चर्चा होगी। विपक्ष मतदान चाहता है ताकि कौन साथ है कौन खिलाफ है ये साफ हो सके। दोनों पक्षों ने सांसदों को मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने के विपक्ष के प्रस्ताव पर सोमवार को लोकसभा में चर्चा होगी। वैसे लोकसभा में सांसदों की संख्या 543 है, लेकिन फिलहाल 2 सीटें खाली हैं। ऐसे में 541 में प्रस्ताव को खारिज करने के लिए 271 का आंकड़ा चाहिए। एनडीए के सांसदों की संख्या 293 है और इसका मतलब है कि यदि प्रस्ताव पर मतदान होता भी है ना दोस्तों,
हो तो एनडीए के पास बहुमत और प्रस्ताव खारिज हो जाएगा। और इधर अब आपको बताते हैं, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो जंग है वो 7 दिन पूरे हो चुके हैं और आज 8वां दिन है। मिडिल ईस्ट में मचे इस भीषण युद्ध को आज 8वां दिन है और इन 168 घंटों ने पूरी दुनिया को भारी चिंताओं में डाल दिया है। 28 फरवरी को जब ये संघर्ष शुरू हुआ था तब किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि महज एक हफ्ते के भीतर ये 14 देशों तक फैल जाएगा। ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले हो चुके हैं। दूसरी तरफ ईरान ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइलों की बौछार की हुई है। एक ही हफ्ते ने दुनिया का नक्शा और समीकरण दोनों बदल दिए। आसमान में आधुनिक फाइटर जेट के बीच सीधी भिड़ंत हो रही है, समुद्र में युद्धपोत डूब रहे हैं। तबाही का आलम दोस्तों ये हो रहा है कि 14 देश अब इस जंग का मैदान बन चुके हैं और हर बीतते दिन के साथ ये खतरा और भी गहराता जा रहा है। अमेरिका ने ईरान की नौसेना पर इतना जोरदार हमला किया ना कि उसके 9 जहाज समुद्र में डूब गए। तो ये जंग अभी रुकी नहीं है। अमेरिका ने ईरान पर हमले से पहले कोई चेतावनी नहीं दी। सुरक्षा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन और खाड़ी देशों में बड़ी कड़वाहट देखने को मिल रही है। इजरायल और अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद खाड़ी देशों में तनाव चरम पर पहुंच चुका है। खाड़ी देशों ने आरोप लगाया कि उन्हें हमले की कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई, जिससे वे अब ईरानी जवाबी हमलों का सामना कर रहे हैं। और इधर आप देखिए, दुनिया पर कब्जा जमाने के लिए अमेरिका ने एक नया फॉर्मूला तैयार किया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने विरोधी सरकारों को कमजोर करने के लिए एक नया रेजिम चेंज मॉडल अपनाया है। इसमें गुप्त ऑपरेशन, सीमित हवाई हमले, पसंद के नेता को सत्ता में लाना, रूस और चीन के करीबी देशों पर दबाव बनाना और बाद में आर्थिक व्यापारिक समझौते करना शामिल है। हालांकि विशेषज्ञ इसे जोखिम भरी राजनीति मान रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट ये निकल कर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी चेतावनी दी है ईरान को कहा कि बिना शर्त आत्मसमर्पण करें। फिलहाल ईरान और अमेरिका टकराव बढ़ने की और आशंकाएं हो रही हैं, क्योंकि ईरान के साथ किसी भी तरह का समझौता तभी होगा जब बिना शर्त आत्मसमर्पण करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कही है। और इधर ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि हमने अपने सर्वोच्च नेता खामेनेई को खो दिया है और शायद कुछ लोगों ने हमें कम आंक लिया है। हमारी पूरी ताकत अभी देखी नहीं है। तो ये जो लड़ाई है, अभी तनाव है, वो आगे और बढ़ता दिखाई दे रहा है। मौत के बाद खामेनेई के सोशल मीडिया खाते से भी पहला पोस्ट सामने आया। मिसाइल वाले पोस्टर के साथ ईरान ने धमकी दी है। कुल मिलाकर अब की बार ईरान से इजरायल को खुली धमकी दी गई है और चेतावनी भरा संदेश जारी किया गया। लिखा कि इजरायल ने बहुत बड़ी गलती की है और अब परिणाम भुगतने पड़ेंगे। पोस्ट में कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए चेतावनी दी गई। और इधर आप देखिए, लंबे युद्ध के लिए ईरान तैयार है। IRGC ने अमेरिका और इजरायल को नए हथियारों की चेतावनी दी है। और ये भी खबर आ रही है कि ईरान ने हथियारों का एक बड़ा जखीरा छिपा रखा है, जो शायद दुनिया वालों को पता भी नहीं होगा। बताया जा रहा कि ईरान ने अपनी नई टेक्नोलॉजी तो अभी तक बड़े पैमाने पर इस्तेमाल ही नहीं की है, तैनात ही नहीं की है। अब इससे दोस्तों कई सारी बातें ये निकल कर आ रही है कि ईरान के पास अब ऐसे सैन्य साधन संसाधन भी है जिनका खुलासा अभी तक नहीं किया गया है। और ऐसे में अब ईरान उनका इस्तेमाल संघर्ष में एक नया मोड़ लाने के लिए भी कर सकता है। तो ये जो सैन्य टकराव है ना दोस्तों, वो आगे और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी हाल ही में आपको पता होगा, ईरान में 3 मार्च 2026 को भूकंप आया था 4.3 की तीव्रता का। और इसको लेकर भी कई सारी खबरें ये चल रही है कि ईरान ने परमाणु परीक्षण किया था। हालांकि जो विशेषज्ञ है वो ये कहते हैं कि परमाणु टेस्ट से जो भूकंप आता ना, वो रिक्टर पैमाने पर 5 या 6 की तीव्रता का आता है। और अभी हाल ही में आपने ये भी खबरें देखी होगी कि ईरान के पास पर्याप्त यूरेनियम भी है। कुल मिलाकर टक्कर अभी तीनों ओर से जारी है। इधर अमेरिका और इजराइल साथ में, तो वहीं ईरान भी नए नए तरीके आजमाने की कोशिश कर रहा है, हार मानने के लिए तैयार नहीं है। और इसी बीच ये खबर आ रही है कि अमेरिका और इजराइल के बाद अब एक और देश करेगा ईरान पर अटैक। अजरबैजान ईरान पर अटैक कर सकता है। इस तरह के अपडेट भी फिलहाल मिल रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में ईरान ने कतर, कुवैत, सऊदी अरब समेत कई मुल्कों में हमले किए हैं। अजरबैजान पर भी ड्रोन से हमला हुआ था और अजरबैजान ने अब ड्रोन हमले का बदला लेने की कसम खा ली है। वहाँ के राष्ट्रपति ने अटैक का जवाब देने के निर्देश अपनी सेना को दे दिए हैं। ईरान से सफाई देने की फिलहाल मांग की गई है। अब देखते हैं क्या आगे और अपडेट्स आते हैं। और इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो ये कह चुके हैं कि अमेरिका और ईरान युद्ध तब तक खत्म नहीं होगा जब तक ईरान बिना शर्त सरेंडर नहीं करता। उन्होंने कहा कि सरेंडर के बाद नया और स्वीकार्य नेता चुना जाएगा और इसके बाद अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान को फिर से आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद करेंगे। लेकिन ईरान ये करने वाला फिलहाल नहीं है। और ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि ईरान का एक युद्धपोत भी भारत में 183 नौसैनिक मौजूद है। तकनीकी खराबी के बाद मदद मांगी थी। ईरान, दुबई में बाजार खाली हुए। इटली की संसद में ट्रंप का विरोध भी रहा। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल हमले लगातार जारी हैं। इजरायल और अमेरिका की सेनाओं ने शुक्रवार को भी ईरान के कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर मिसाइलें दागी। ईरान के इजरायल और खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों के साथ अन्य जगहों पर हमले भी जारी हैं। 50 इजरायली फाइटर जेट का तेहरान पर भी हमला हुआ। खामेनेई के लिए बनाए गए बंकरों को ध्वस्त कर दिया गया। इजरायली एयरफोर्स ने बड़ा हमला किया ईरान पर। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप, यूएई ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए भी एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स आ रही है जिसके मुताबिक यूएई अरबों डॉलर की ईरानी संपत्तियां फ्रीज कर सकता है और शैडो कंपनियों के नेटवर्क पर कार्रवाई कर सकता है और जरूरत पड़ने पर ईरानी जहाजों को जब्त करने का विकल्प भी देखा जा रहा है। तो मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अब संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई भी अब ईरान पर आर्थिक दबाव डालने को लेकर विचार कर रहा है। इधर हमलों के बाद दुबई में निवेशकों की चिंताएं बढ़ गई हैं। सिंगापुर और हांगकांग विकल्प बन रहे हैं। ईरान से बढ़ते तनाव के बाद कुछ अमीर एशियाई निवेशक दुबई में
टर्की अपनी संपत्ति को सिंगापुर और हांगकांग जैसे वित्तीय केंद्रों में शिफ्ट करने का विचार कर रहे हैं। और इधर देखिए आप, ईरान जंग के बाद बेंजामिन नेतन्याहू जाएंगे जेल। डोनाल्ड ट्रंप को यह डर सता रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग को नेतन्याहू को तुरंत माफी दे देनी चाहिए ताकि वह पूरी तरह ईरान के खिलाफ चल रही इस जंग पर ध्यान दे सके। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात अमेरिकी मीडिया एक्सियोस को दिए एक फोन इंटरव्यू में कही। दरअसल हो क्या रहा है कि दोस्तों, नेतन्याहू पर 2020 से ही भ्रष्टाचार के कई मामलों में मुकदमे चल रहे हैं। ट्रंप ने हालांकि 5 बार माफी की भी अपील की है। और इधर आप देखिए, हॉर्मुज से 24 घंटे में सिर्फ 2 जहाज ही निकले। दुनिया की 20% तेल सप्लाई फिलहाल रुकी हुई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत की तेल गैस सप्लाई पर भी सीधा असर देखने को मिल रहा है। हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही लगभग बंद हो गई है। ईरानी जंग से रसोई गैस की किल्लत हो सकती है। तेल कंपनियों को एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। वहीं सरकार ने इमरजेंसी पावर इस्तेमाल किया है। इमरजेंसी पावर में होता यह है कि देश की सभी ऑयल रिफाइनरी कंपनियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के आदेश दिए गए। सभी कंपनियों को प्रोपेन और ब्यूटेन की सप्लाई सरकारी तेल कंपनियों को करनी पड़ेगी। और इधर आप देखिए, रूस से कच्चा तेल खरीद सकेगा भारत। ईरान जंग के कारण अमेरिका ने 3 अप्रैल तक ये रियायत दी है और क्रूड ऑयल की कीमत फिलहाल $89 के पार हो गई है। फिलहाल दोस्तों, भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का जो संकट है वो लगभग खत्म हो गया है, क्योंकि भारत को अब रूस से कच्चा तेल खरीदने की शर्तों के साथ छूट मिल गई है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारतीय रिफाइनरियों को 30 दिन का एक स्पेशल लाइसेंस दिया है। ये लाइसेंस 3 अप्रैल तक वैलिड रहेगा, तो रूस से कच्चा तेल भारत खरीद पाएगा। और क्या हमारे देश में वाकई में पेट्रोल डीजल की कमी हो सकती है या हो रही है, बीपीसीएल ने भी जानकारी दी है। ईरान पर हमले के बाद से ही तेल सप्लाई को लेकर लगातार चिंताएं बढ़ी हुई है, लेकिन भारत पेट्रोलियम ने यह साफ कर दिया कि भारत में पेट्रोल डीजल का पर्याप्त भंडार है। ईंधन की कमी की जो अफवाहें चल रही है उसमें कोई सच्चाई नहीं है, निराधार है और सामान्य सप्लाई जो है अभी जारी है। तो ऐसे में पेट्रोल डीजल गैस वगैरह को लेकर पैनिक होने की भी कोई जरूरत नहीं है। हालांकि कच्चा तेल है वो बेकाबू होता जा रहा है। $90 के पार भाव पहुंच गए हैं, जो कि अप्रैल 2024 के बाद ये उच्चतम स्तर चल रहा है। कतर के ऊर्जा मंत्री ने तो यहाँ तक चेतावनी दे दी है कि निर्यात रुकने से कीमतें $150 तक जा सकती हैं। और इस वैश्विक संकट ने शेयर बाजारों में भी अनिश्चितताएं पैदा कर दी है और महंगाई बढ़ने का डर भी सताने लगा है। और इधर आप देखिए, खाने का तेल महंगा हो गया है। अमेरिका ईरान तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का सीधा असर आपकी रसोई पर भी पड़ेगा। देश में सूरजमुखी, सोयाबीन और पाम तेल के दाम 3 से 5 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ गए हैं। विदेशों से सप्लाई बाधित होने और रुपया कमजोर होने से आयात महंगा हुआ है। जानकार बता रहे हैं कि कीमतें 10 से 15 रुपए तक और बढ़ने की आशंका है। इधर ईरान इजरायल जंग के बीच अमेरिकी शेयर बाजार 900 अंक टूट गया। भारत में भी आप देखिए, सेंसेक्स 1097 अंक गिरकर 78,919 पर आ गया। निफ्टी में 315 अंकों की गिरावट रही। तो शेयर बाजार भी अभी धड़ाम ही चल रहा है। और सोने चांदी के दामों में आपको बताएं, 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1835 रुपए घटकर 1,58,751 रुपए पर, चांदी 3,489 रुपए गिरकर 2,60,723 रुपए पर आ गई है। और इधर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट का फैसला, कंपनियों को टैरिफ के 14.5 लाख करोड़ रुपए लौटाने पड़ेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट भी फटकार लगा चुका है। अमेरिका के इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को यह आदेश दिया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ का पैसा कंपनियों को वापस लौटाया जाए। और इधर आप देखिए, नेपाल चुनाव से जुड़े अपडेट, भारत विरोधी ओली 10,000 वोटों से पीछे हैं, अपने गढ़ में ही हार मिल रही है। वहीं बालेन शाह की पार्टी आरएसपी 110 सीटों पर आगे चल रही है। फिलहाल ताजा अपडेट ये भी है कि नेपाल चुनाव के बाद भारत और नेपाल सीमा खोल दी गई है। 72 घंटे बाद आवाजाही शुरू हुई। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 से 14 मार्च के बीच इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक उनके राज्यसभा में नामांकन भरने के बाद नए सीएम को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच भी चर्चाएं जारी हैं। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री की जेडीयू विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक भी खत्म हो गई है। और ऐसा बताया जा रहा है कि बैठक में मौजूद कई विधायकों ने मुख्यमंत्री के राज्यसभा जाने के फैसले का विरोध भी किया है। और इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विरोध मत करिए, मैं राज्यसभा जा रहा हूं, मैं वहां से सब देखता रहूंगा। और साथ ही अपडेट आ रहा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत 8 मार्च को जेडीयू में शामिल होंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबरों का सिलसिला थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। कर्नाटक में बच्चों के सोशल मीडिया यूज पर बैन लगने वाला है और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। पेरेंट्स की परमिशन जरूरी होगी। कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाने का ऐलान किया। इस बैन को किस तरह से लागू किया जाएगा, इसकी तैयारियां चल रही है और जल्द ही नियम बनाए जाएंगे। वहीं आंध्र प्रदेश सरकार भी 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को विधानसभा में इस बात की जानकारी दी। और इधर आप देखिए, बंगाल एसआईआर, ममता बनर्जी कोलकाता में धरने पर बैठ गई हैं। कहा कि चुनाव आयोग ने जिन वोटर को मृत बताया, मैं उन्हें सामने लाऊंगी। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी की रणनीति तैयार, 85 मुस्लिम बहुल सीटों पर अलग प्लान बन रहा है। पार्टी 2019 और 2021 की गलतियों से सीख लेकर इस बार सांस्कृतिक प्रतीकों पर जोर दे रही है। और इधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा है, आक्रमण भी इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हम सोए और बटे हुए हैं। हम वास्तव में एक ही हैं, पंथ संप्रदाय से अलग हैं, संस्कृति, देश, समाज के नाते हम एक हैं।
और ज्ञान नहीं है तो वह भेद मानता है। इधर असम में वायुसेना का सुखोई फाइटर जेट क्रैश हो गया है, दोनों पायलट की जान चली गई है। राजस्थान के 15 शहरों में दिन का तापमान 35 डिग्री से ज्यादा देखा गया। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में तो टेम्परेचर 39 डिग्री, हरियाणा में भी कई इलाकों में 35 डिग्री। इधर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी भी शुरू हुई है। पहाड़ी राज्यों में मौसम का मिजाज बदलने के आसार हैं। आने वाले दिनों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। फिलहाल तो आप देखिए हिमाचल में भी हीट वेव का अलर्ट है और मार्च के पहले हफ्ते में ही पहाड़ तपे हैं। नॉर्मल से 14 डिग्री टेम्परेचर अधिक है। चलिए महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में किसान कर्ज माफी का ऐलान हुआ है। फडणवीस सरकार ने 5 बड़ी घोषणाएं की है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार ने विधानसभा में बजट पेश किया है और इस बार के बजट में सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। सरकार ने किसानों की कर्ज माफी का भी फैसला किया है और इसके अलावा लाडकी बहन योजना को भी आगे जारी रखने की बात कही है। किसान भाइयों के लिए योजना के तहत किसानों का 2 लाख रुपए तक का लोन माफ किया जाएगा। साथ ही जो किसान नियमित रूप से अपना लोन चुकाते हैं उन्हें सरकार की ओर से 50,000 रुपए का प्रोत्साहन अनुदान भी दिया जाएगा। लाडकी बहन योजना जारी रहेगी। और इधर आप देखिए महाराष्ट्र में सरकार ने अपने बजट 2026-27 में वाहन मालिकों को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने पुरानी और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स दोगुना करने का प्रस्ताव रखा। और इधर खबर आई है 4 धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और पहले ही दिन 1 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्रियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। व्हाट्सएप से भी आवेदन कर सकते हैं। पहले दिन 1,23,000 से ज्यादा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए। केदारनाथ धाम के लिए सर्वाधिक 42,311 रजिस्ट्रेशन हुए। यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होगी। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 17 अप्रैल से होंगे। 19 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल और बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खुलेंगे। साथ ही शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गाय को राष्ट्रमाता घोषित किए जाने की मांग को लेकर धर्म युद्ध नाम से आंदोलन की शुरुआत करने का आह्वान किया है। साथ ही वे सनातन की रक्षा के लिए भी आंदोलन कर रहे हैं। धर्म युद्ध के रूप में यह आंदोलन शुक्रवार से शुरू हुआ और इसके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 10 मार्च को पहुंचने की उम्मीद है। और एक बड़ी खबर आई है, भारत में प्रॉपर्टी खरीदने वाले एक एनआरआई पर आयकर विभाग ने 56,15,000 रुपए को अस्पष्ट निवेश मानते हुए टैक्स जोड़ दिया था। हालांकि ITAT अहमदाबाद ने बैंक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड सही पाकर ये जोड़ जो है वो रद्द किया और राहत दी। तो विदेश में रहने वाले भारतीय यानी एनआरआई अगर भारत में प्रॉपर्टी खरीदते हैं और पैसे के सोर्स की सही जानकारियां नहीं देते हैं तो टैक्स विभाग जांच शुरू कर सकता है। 8वें वेतन आयोग से जुड़ी खबर आ रही है। 8वें वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स और यूनियनों से वेतन भत्तों और सुविधाओं पर सुझाव मांगे हैं और इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल 5 मार्च 2026 से खुल गया है, जहां पर 30 अप्रैल 2026 तक प्रस्ताव और मेमोरेंडम जमा किए जा सकते हैं। अनिल अंबानी की मुसीबतें फिर बढ़ी हैं। 12 जगहों पर ईडी की छापेमारियां हुई और इधर आप देखिए डिजिटल फ्रॉड के शिकार हुए तो फिर राहत मिलेगी। आरबीआई ने मुआवजे का नया फॉर्मूला तैयार किया है। आरबीआई ने डिजिटल फ्रॉड से निपटने के लिए एक नया ड्राफ्ट जारी किया है, जिसके तहत 50,000 रुपए तक के नुकसान पर मुआवजे का प्रावधान है। अब बैंक को 24/7 रिपोर्टिंग सिस्टम देना होगा। फ्रॉड में ग्राहक की गलती साबित करने की जिम्मेदारी बैंक की होगी। साथ ही हर शिकायत का निपटारा 30 दिन में करना अनिवार्य होगा। और इधर आप देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को उत्तराखंड के हरिद्वार दौरे पर हैं। बैरागी द्वीप में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। फ्लिपकार्ट ने 300 कर्मचारियों की छटनी की है। वार्षिक समीक्षा के बाद ये बड़ा फैसला लिया। और गूगल आप देखिए अब बैटरी ज्यादा खर्च करने वाले ऐप पर चेतावनी देगा। डाउनलोड से पहले अलर्ट दिखाई देंगे। मार्च से शुरू हुई इस नई व्यवस्था के तहत ज्यादा बैटरी खाने वाले ऐप पर वार्निंग लेबल लगाया जाएगा। और इधर आप देखिए दिल्ली की मेट्रो यात्रा अब एक नए दौर में प्रवेश करने जा रही है। राजधानी में देश का पहला रिंग मेट्रो कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया है, जो शहर के अलग अलग इलाकों को एक गोलाकार नेटवर्क में जोड़ेगा। 8 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के लोगों के लिए मेट्रो यात्रा को और आसान बनाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल होने जा रही है। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने बड़ा ऐलान किया है। 3,786 करोड़ से दिल्ली के गाँवों और यमुना पार इलाकों का कायाकल्प होगा। टेंडर प्रक्रियाएं इस महीने के अंत तक पूरी हो सकती है। मानसून से पहले निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए। और इधर आप देखिए दिल्ली में मार्च की शुरुआत में ही बड़ी गर्मी से बिजली की खपत बढ़ गई है। इस गर्मी में अधिकतम मांग 9,000 मेगावाट से अधिक होने का अनुमान है, जो पिछले रिकॉर्ड 8,656 मेगावाट को पार कर सकती है। और इधर आप देखिए Xiaomi ह्यूमनॉइड रोबोट को लेकर एक बड़ी तैयारी कर रहा है। बताया जा रहा है कि Xiaomi की फैक्ट्रियों में इंसानों की जगह इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट्स काम करेंगे। कंपनी बड़ी संख्या में रोबोट प्रोडक्शन करने वाली है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को आगरा के ताजमहल समेत सभी ASI स्मारकों में पर्यटकों को निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने आदेश जारी किया है। ये सुविधा भारतीय और विदेशी महिला और पुरुष सभी पर्यटकों के लिए होगी। NCERT ने गणित के सिलेबस में बड़ा बदलाव किया है। कक्षा 9वीं के गणित पाठ्यक्रम का संशोधित ड्राफ्ट जारी किया। इसमें एप्लीकेशन और तार्किक सोच पर जोर दिया गया है। NCERT से जुड़ा अपडेट है। कश्मीर से उमरा अदा करने गए हाजियों की उड़ानें रद्द हो गई। सऊदी अरब में फंसे घाटी के हजारों हाजियों के परिजन चिंतित हैं। कटरा में बढ़ते तापमान के बावजूद भी मां वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है। प्रतिदिन यहां पर 17,000 से लेकर 20,000 भक्त यात्रा पर आ रहे हैं। इधर आप देखिए AI टूल छेड़ेगा साइबर वॉर। RBI का म्यूल हंटर फर्जी बैंक
बैंक खाते बंद करेगा। डिजिटल अरेस्ट करने वालों की भी सामत आएगी। भारतीय रिजर्व बैंक की सहायक फर्म रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का एक खास AI टूल जिसका नाम है MuleHunter.ai, ये साइबर ठगों डिजिटल अरेस्ट पर नकल कसेगा। ये लोगों के पैसे बचाने में मदद करेगा। इधर राजस्थान से जुड़े अपडेट में आप देखिए, राजस्थान विधानसभा में पारित हुआ डिस्टर्ब एरिया बिल। दंगा सांप्रदायिक तनाव वाले इलाकों में ADM SDM की मंजूरी बिना प्रॉपर्टी खरीद बेच नहीं पाएंगे। राजस्थान जन विश्वास उपबंधु का संशोधन विधेयक 2026 भी पारित हो गया है। 11 कानूनों में जेल का प्रावधान खत्म कर दिया गया। KGD पर सरकार अलग से बिल लाएगी। और इधर राजस्थान में जर्जर स्कूलों पर हाई कोर्ट की सरकार को चेतावनी। मार्च में बजट लैप्स हो रहा है, स्कूलों के हालात नहीं सुधरे तो फिर जुलाई के बाद नया निर्माण रोक देंगे। राजस्थान में भी आप देखिए, महिला दिवस पर रोडवेज बसों में महिलाएं फ्री यात्रा करेंगी। राजस्थान की सीमा में नियम लागू रहेगा। AC वोल्वो के अलावा बाकी बसों में सुविधा मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च के दिन राजस्थान की रोडवेज की बसों में महिलाओं और बालिकाओं को फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी। अगर कोई बस दूसरे राज्य तक जाती है तो राजस्थान की सीमा तक का सफर फ्री रहेगा। जयपुर में नमाज के दौरान एक मस्जिद की दीवार गिर गई, मलबे में 19 लोग दब गए, 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है। राजस्थान में अप्रैल में 60 से अधिक ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। चूरू सादुलपुर सेक्शन पर डबल लाइन का काम होगा। और इधर उदयपुर से दिल्ली जाने वाली ट्रेनों का रूट भी बदला है, अब अजमेर तक ही चलेगी इंटरसिटी। 12 मई तक कई ट्रेनें रद्द रहेगी। और इधर आप देखिए, राजस्थान के उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने पंजाब और राजस्थान निर्मित 5 करोड़ रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है। कंटेनर में सोयाबीन के कट्टों की आड़ में अवैध शराब के 1203 कार्टून रखे मिले। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का भूमि पूजन और शिलान्यास शनिवार को होगा और इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू भी मौजूद रहेंगे। अमरीश पुरी के पोते ने श्रीनाथ जी के दर्शन किए। बॉलीवुड अभिनेता वर्धन श्री जी की संध्या आरती में भी शामिल हुए। 22 साल बाद BSF जवान को एक बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने बर्खास्तगी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति में बदला और कहा कि अपराध के अनुपात में कठोर सजा दी गई। उदयपुर में नगर निगम की E-लाइब्रेरी स्मार्ट हो गई है। RFID तकनीक से अब सेकंड्स में एंट्री और बुक रिटर्न हो पाएगी। 24 घंटे खुले ड्रॉप बॉक्स से सुविधा मिलेगी। CM योगी आदित्यनाथ 15 मार्च को राजस्थान के जालोर आएंगे। सिरे मंदिर में धर्म सभा में शामिल होंगे। राजस्थान में आप देखिए, देसूरी चारभुजा नाल में 9 किलोमीटर का स्काईवे बनेगा। पाली देसूरी गोमती चौरा तक हाईवे की DPR सड़क मंत्रालय को सौंप दी गई है। जल्दी मंजूरी की उम्मीद है। मध्य प्रदेश से अपडेट में आप देखिए, CM डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसानों के हित सर्वोपरि है। UPSC टॉपर्स को बधाई भी दी। इंदौर में कहा कि यह प्रदेश के युवाओं की प्रतिभा का प्रमाण है। और मध्य प्रदेश में किसान भाइयों के लिए जरूरी अपडेट आ गया है। CM ने कहा कि इस साल प्रदेश में गेहूं खरीदी पर किसानों को 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। गेहूं खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 7 मार्च से बढ़ाकर 10 मार्च कर दी गई है। उड़द पर 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। साथ ही मध्य प्रदेश में पढ़ाई बीच में छोड़ चुकी बालिकाओं को दोबारा शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग ने सरस्वती अभियान शुरू किया है। इस अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ 10 मार्च को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में होगा। ओपन स्कूल से फिर पढ़ाई का मौका मिलेगा। इधर बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में वर्कर्स की ट्रेनिंग के लिए स्पीकर तैयार कर रही बीजेपी। भोपाल में पहला सेशन हुआ। इस ट्रेनिंग में CM डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी शामिल हुए। 8 विषयों पर वक्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। और इधर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है और कहा कि यदि कर्मचारी काम करने को तैयार है लेकिन प्रशासनिक कारणों से उसे रोका जाता है तो फिर नो वर्क नो पे का सिद्धांत लागू नहीं होगा। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर एक और देखिए आप, 300 ट्रैक्टरों के साथ सतना कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे किसान। डालमिया सीमेंट को 3600 एकड़ जमीन देने का विरोध हो रहा है। 10 मार्च को प्रदर्शन होने की खबर है। छतरपुर में बकाया टैक्स निपटाने का मौका भी दिया जा रहा है। 14 मार्च को नेशनल लोक अदालत लगेगी। इधर मध्य प्रदेश बुरहानपुर से बड़ी खबर आप देखिए, बुरहानपुर के नकुल ने नासा की वेबसाइट में एक सिक्योरिटी खामी को खोज निकाला। बग रिपोर्ट करने पर प्रशंसा पत्र मिला है। छत्तीसगढ़ में भुट्टे की फसल के बीच अफीम की खेती हो रही थी। लीज लेकर 1.5 एकड़ में छिपाकर खेती उगाई गई। फिलहाल एक को हिरासत में लिया गया। इधर छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिलतरा इलाके में संचालित एक IDBI बैंक की शाखा के कर्मचारी ने पति पत्नी को झांसे में लेकर उनके खातों से 40 लाख रुपए पार कर लिए। छत्तीसगढ़ के भानपुरी में हेल्थ ATM की शुरुआत हुई है। 100 से ज्यादा जांचें अब यहीं हो पाएंगी। और इधर आप देखिए, अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में 2.67 एकड़ जमीन खरीदी है। 15 मिनट की दूरी पर राम मंदिर। बिग बी की यहाँ तीसरी बड़ी संपत्ति है। अयोध्या की 114 ग्राम पंचायतें TB मुक्त घोषित हो गई हैं। यूपी से एक और बड़ी खबर आप देखिए, सलीम वास्तिक को 7 दिन बाद होश आया है। 5 सेकंड का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। डॉक्टरों के इशारों पर रिएक्ट भी किया। डॉक्टरों ने बताया कि सलीम अभी बोलने की स्थिति में नहीं है और वो आगे बोल पाएंगे या नहीं ये भी अभी क्लियर नहीं है। इधर लखनऊ में राष्ट्रीय संघर्ष समिति EPS 95 की एक आवश्यक बैठक शुक्रवार को हुई और इस बैठक में बताया गया कि 9 मार्च 2026 से दिल्ली के जंतर मंतर पर 3 दिवसीय प्रदर्शन अनशन किया जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एरोड्रम लाइसेंस मिल गया है। जल्द यहाँ पर कमर्शियल फ्लाइट्स की शुरुआत होगी। पायलट
पहले चरण में घरेलू उड़ाने और कार्गो सेवा की शुरुआत होने की खबर है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए स्टाम्प संपत्ति दरों में बदलाव का प्रस्ताव, 13 मार्च तक आपत्तियां। मैनपुरी में जमीन की नई सर्किल रेट सूची तैयार हो गई है और 13 मार्च तक आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। इधर यूपी मऊ में 11 से 13 मार्च तक लोक अदालत लगेगी। छोटे आपराधिक मामलों के निस्तारण के लिए विशेष आयोजन होने वाला है। और घूमने वालों के लिए अपडेट है, लखनऊ से IRCTC का एक शिलोंग टूर पैकेज भी लॉन्च हुआ है। 11 से 17 अप्रैल तक लखनऊ से सीधी फ्लाइट, 7 दिन आप वादियों की सैर कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 19.5 बीघा अवैध प्लॉटिंग पर KDA की JCB चली। निर्माणाधीन मकानों को गिराया गया। अधिकारियों ने कहा कि प्लॉट लेने से पहले KDA से जानकारियां ले लें। आगरा में आज CM योगी आदित्यनाथ और RSS की बैठक होने वाली है। 2027 के चुनाव की रणनीति का रोड मैप भी तैयार होगा, ऐसे अपडेट है। लखनऊ में 9 मार्च को लॉन्च होगी IT सिटी योजना। लैंड पुलिंग वालों की लॉटरी निकाली जाएगी। 6 तरह के प्लॉट आवंटित होंगे। इधर बिहार भागलपुर में 8,040 सिरप और 21,000 टेबलेट जब्त की गई। इस दौरान भारी मात्रा में कोडीन युक्त सिरप और टेबलेट बरामद किए हैं। झारखंड सरकार राज्य से बाहर काम कर रहे श्रमिकों की सहायता के लिए देश के 5 बड़े शहरों में प्रवासी सहायता केंद्र खोलने जा रही है। ये केंद्र दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु और मुंबई में बनेंगे। हरियाणा से जुड़े अपडेट में आप देखिए, हरियाणा में अब 6 साल से कम आयु के बच्चों को पहली क्लास में एडमिशन नहीं मिलेगा। 1 अप्रैल से नया नियम लागू हो जाएगा। और हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 15 अगस्त 2024 तक 5 साल की सेवा पूरी करने वाले अनुबंधित कर्मचारियों को ही सेवानिवृत्ति तक नौकरी की गारंटी मिलेगी। हरियाणवी युवाओं को नौकरी में आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट गई नायब सरकार। हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। हरियाणा सरकार ने उद्योगों में हरियाणवी युवाओं के लिए 75% आरक्षण के हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। चंडीगढ़ में नई वाहन सीरीज CH01DD के फैंसी और पसंदीदा नंबरों की ई नीलामी हुई और इस दौरान कुल 591 वाहन नंबरों की बोलियां लगी हैं। 4,48,87,000 रुपए की कमाई हुई। इधर हरियाणा के नूह में चिकन पॉक्स का संक्रमण फैल रहा है। कई स्कूली बच्चे चपेट में आए हैं। नूह जिले में संदिग्ध चिकन पॉक्स का संक्रमण धीरे धीरे फैल रहा है और ऐसे में अभिभावकों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। पंजाब पुलिस में 3,298 कर्मचारियों की भर्ती होगी। 10 मार्च से ऑनलाइन प्रोसेस शुरू होने वाला है। और इधर पंजाब सरकार ने एक बड़ा फैसला भी लिया है। बिजली दरों में रिकॉर्ड कटौती की गई है। उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। बिजली की दरों में 50 पैसे प्रति यूनिट से लेकर 1.5 रुपए प्रति यूनिट की कमी का ऐलान हुआ है, जो अलग अलग कैटेगरी में है। 1 अप्रैल से नियम लागू हो जाएगा। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में 1.5 रुपए प्रति यूनिट तक की कमी हुई। वैसे पंजाब सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली देती है। 2 महीने का बिलिंग सर्किल के चलते 600 यूनिट मुफ्त होते हैं और ऐसे में नई बिजली दरों के बाद 600 यूनिट से ज्यादा बिजली खपत करने वाले यूजर का बिल भी कमी आएगा। और इधर लुधियाना के प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन की गाइडलाइन जारी हुई। DO के आदेश है कि अप्रैल से पहले एडमिशन नहीं। किताबों की लिस्ट भी वेबसाइट पर अपलोड की जाए। उत्तराखंड में कैबिनेट की बैठक में 5 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। अल्पसंख्यक आयोग संशोधन, पूर्व सैनिकों को आरक्षण, निजी विश्वविद्यालय स्थापना समेत कई विधेयक पारित हुए। उत्तराखंड में जुए और सट्टेबाजी पर सख्त कानून, पकड़े जाने पर 5 साल की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ऑनलाइन जुआ भी नए कानून के दायरे में शामिल होगा। सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेलते हुए पकड़े जाने पर 3 महीने की जेल और 5,000 रुपए का जुर्माना। टिहरी लेक फेस्टिवल भी शुरू हो गया है। वर्ल्ड टूरिज्म और स्पोर्ट्स केंद्र बनाने के लिए 1300 करोड़ रुपए का मेगा प्लान। SSC CGL 2025 से जुड़ा अपडेट है। अंतिम रिक्तियां जारी हो गई है। टियर 2 परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों के लिए 9 से 12 मार्च तक ऑप्शन कम प्रेफरेंस विंडो खुलने वाली है। रॉयल एनफील्ड फैंस के लिए गुड न्यूज आई है। इस महीने एक नई जबरदस्त बाइक आने वाली है। बताया जा रहा कि रॉयल एनफील्ड अपनी गुरिल्ला 450 मोटरसाइकिल का अपडेटेड वर्जन मार्च 2026 के अंत तक लॉन्च कर सकती हैं। इधर मोटोरोला एज 70 फ्यूजन लॉन्च हुआ। कीमत 26,999 से शुरू हो रही है। और नथिंग फोन 4A और 4A प्रो भारत में लॉन्च हो गया है। 140x अल्ट्रा जूम वाला 50 मेगापिक्सल कैमरा। शुरुआती कीमत 31,999 रुपए है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें। इस वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हर रोज ताजा और बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज वीडियो आप देखते रहिए। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।